What you are seeing right now on your screens is a farmer who 15 days back in Maharashtra's Nasik area wrote a letter to the chief minister warning him that they will have no option but to burn their crops if the government doesn't intervene. यहाँ से इतना सस्ता माल उठा रहे हैं कि कुछ पूछो मत, खाने के वांदे हो जाएंगे फिर। The losses that they have been facing because of the reduced prices, and you can see that tankers have been called in where milk is being spilled on the roads as a mark of protest. जैन में सड़क पर प्याज ही प्याज, मंडी में प्याज 50 पैसे प्रति किलो बिक रहा है, जिससे नाराज होकर किसान सड़कों पर प्याज फेंक रहा है। आप लोगों ने ऐसी कई सारी वीडियोस या न्यूज़ देखी होंगी जहाँ पे किसान अपना खाने पीने का सामान जैसे कि टमाटर, प्याज, गन्ना, गेहूँ जैसी कई जरूरी चीज़ों को बेचने की जगह ऐसे ही रोड पर फेंक देते हैं। अब सुनने में तो ये किसी पागलपन से कम नहीं लगता है, लेकिन असल में कोई पागलपन नहीं होता है। ये होता है उनके अंदर का सालों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन। अब जरा आप खुद सोचिए, एक किसान हर मौसम में चाहे गर्मी हो, ठंड हो या बरसात दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब वो अपना उगाया हुआ अनाज बाजार में बेचने जाता है तो उसे अपने अनाज के बदले कौड़ियों के दाम मिलते हैं, और अगर वो कभी ज़्यादा दाम मांग भी ले तो उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता है कि इतना ही दाम मिलेगा, अगर लेना है तो लो वरना निकलो यहाँ से। और इसी वजह से कभी कभी किसान अपना अनाज कौड़ियों के दाम बेचने से अच्छा फेंक देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है साल 1946 की, जब एक दिन मिल्क कॉन्ट्रैक्टर से परेशान होकर गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट के किसान स्ट्राइक कर देते हैं, जहां हजारों किसान सड़क के किनारे खड़ा होकर ब्रिटिशर्स की गाड़ी का आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी को अपनी ओर आते देखा, वो अपना सारा दूध सड़क पर बहाने लगे। देखते ही देखते पूरी सड़क पर दूध की सफेद चादर बिछ गई। जब ब्रिटिशर्स ने किसानों को गुस्से से भरा देखा तो उन्हें लगा कि ये किसान पागल हो चुके हैं, लेकिन ये कोई पागलपन नहीं था, ये था उनके सालों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जो हजारों किसान सालों से अपने अंदर दबाए हुए थे। और यहीं से शुरुआत होती है दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर करीब 65,000 करोड़ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सबका फेवरेट अमूल की। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 1940 से, जब गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट के किसान दूध बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। हर रोज सुबह सुबह घर की महिलाएं पशुओं की सेवा करती, दूध निकालती और किसान उसे बेचने के लिए बाजार निकल जाते थे। उस समय गांव के सारे किसान अपना दूध पॉल्सन नाम के एक डेयरी कंपनी को देते थे, जो कि उस टाइम पे दूध का सबसे बड़ा खरीदार था। और पॉल्सन डेयरी का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स और कुछ बिजनेस फैमिलीज के पास था। पॉल्सन डेयरी किसानों से दूध खरीद कर उसे बॉम्बे के होटल्स और पासी रेस्टोरेंट में सप्लाई किया करती थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये था कि किसान को अपना दूध मिडिल मैन को बहुत ही कम दामों में बेचना पड़ता था, जो कि कभी कभी उनकी लागत से भी कम होती थी। इसके कारण किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। और असल में उस टाइम पे किसानों के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उन्हें हर हाल में दूध तो बेचना ही था, वरना अगले दिन तो वो ऐसे भी खराब ही हो जाता। और इसी का फायदा मिडिल मैन उठाते थे। लेकिन एक दिन मिडिल मैन के इस एक्सप्लॉयटेशन से थक हार कर किसानों ने अपनी परेशानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बताई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किसानों की परेशानी सुनी और उन्हें सलाह दी कि क्यों न बीच वाले को हटाकर खुद का एक कोऑपरेटिव बनाया जाए। और उन्होंने इस आइडिया को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की पूरी जिम्मेदारी त्रिभुवन दास पटेल जी को दे दी, जो कि उस टाइम पे एक विजनरी लीडर और पटेल जी के क्लोज एसोसिएट भी थे। लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। असल में जब किसान ब्रिटिशर्स से अपना कोऑपरेटिव बनाने की परमिशन लेने गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन किसान भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसमें किसानों ने ब्रिटिशर्स को दूध बेचना ही बंद कर दिया। इसके कारण आनंद से बॉम्बे तक की पूरी सप्लाई बंद हो गई। अब इस स्ट्राइक की वजह से किसानों को तो लॉस हो ही रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि अगर अंग्रेजों की हुकूमत से छुटकारा पाना है तो उन्हें ये लॉस उठाना ही पड़ेगा। ये स्ट्राइक तकरीबन 15 दिनों तक चला और दूध की भारी कमी की वजह से सरकार की बॉम्बे मिल्क स्कीम पूरी तरह फेल हो गई और ब्रिटिशर्स पर इसका दबाव बढ़ता ही गया और अंत में उन्हें किसानों की सारी शर्तें माननी ही पड़ी। और जून 1946 में कारा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना होती है। वैसे शुरुआत तो केवल 2 गाँव के 247 लीटर दूध से ही होती है, लेकिन मात्र 2 साल में ही 430 से भी ज्यादा किसानों का नेटवर्क बन जाता है। अब कोऑपरेटिव तो बन गई थी, लेकिन अभी भी उन्हें एक ब्रांड आइडेंटिटी की जरूरत थी
और साल 1955 में कोऑपरेटिव ने आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल को अपना ब्रांड नेम बनाया। ये नाम संस्कृत के शब्द अमूल्य से लिया गया, जिसका मतलब है अमूल्य यानी प्राइसलेस। अमूल ने अपनी जर्नी की शुरुआत कुछ सिंपल प्रोडक्ट से किया, जैसे कि बटर, चीज और मिल्क पाउडर। लेकिन जैसे जैसे किसानों का कॉन्फिडेंस बढ़ा और कोऑपरेटिव सिस्टम स्ट्रांग हुआ, वैसे वैसे अमूल ने दही, घी, आइसक्रीम, चॉकलेट जैसे सैकड़ों प्रोडक्ट लॉन्च किया। अमूल का हर लॉन्च एक सिग्नल था कि अमूल सिर्फ एक दूध बेचने वाला कोऑपरेटिव नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है जो हर इंडियंस के घर का हिस्सा है। लेकिन अमूल की पूरी कहानी एक इंसान के बिना अधूरी है, जिन्होंने अमूल को गांव से उठाकर पूरी दुनिया भर में फैलाया और आगे चलकर उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन का भी खिताब दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक इंजीनियर थे जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से मेटलर्जी की पढ़ाई करी थी और साल 1950 में उनकी गवर्नमेंट पोस्टिंग गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन में होती है। लेकिन उन्हें ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर भी गवर्नमेंट बॉन्ड के कारण उन्हें ना चाहते हुए भी वहाँ रुकना ही पड़ता है। और कुछ सालों बाद जब उनका गवर्नमेंट बॉन्ड खत्म होता है और जाने की बारी आती है, तो त्रिभुवन दास ने उन्हें कन्विंस किया कि वो वहीं रुके और कोऑपरेटिव में अपने टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल से किसानों की मदद करे। आनंद डेयरी में कुरियन ने देखा कि फार्मर दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन पुअर प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें सही दाम नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए कुरियन ने कोऑपरेटिव मॉडल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एम्पावर करने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन किया। असल में प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त पे पूरी दुनिया में सिर्फ काउ मिल्क से ही मिल्क पाउडर बनता था, लेकिन गुजरात में बफेलो मिल्क ज्यादा होता था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने की टेक्निक को इन्वेंट किया। इसके कारण भारत को बाहर से दूध इंपोर्ट करने की जरूरत पूरी तरीके से खत्म हो गई। इसके अलावा उन्होंने पॉस्चराइजेशन प्लांट लगवाया ताकि दूध को सेफ और फ्रेश बनाया जा सके। पॉस्चराइजेशन में एक्चुअली होता यह है कि दूध को पहले 100 डिग्री पे गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद उसे तुरंत ठंडा किया जाता है ताकि उसमें प्रेजेंट जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो मर जाए और इससे दूध की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। इसके अलावा उन्होंने कोल्ड चेन ट्रक्स और चिलिंग प्लांट्स के जरिए दूध को गाँव से डायरेक्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स और फिर शहरों तक पहुँचाने का भी सिस्टम बनाया। इसमें फार्मर्स को अपना दूध डायरेक्टली कोऑपरेटिव में देना होता था, जिससे कि मिडिल मैन की पूरी जरूरत ही खत्म हो गई और किसानों को ज्यादा दाम भी मिलने लगा। इन्हीं सब कंट्रीब्यूशन की वजह से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को आगे चलकर फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन का खिताब भी दिया गया। तो अमूल का पूरा बिजनेस मॉडल हम इस पिरामिड के 3 लेयर से समझ सकते हैं, जहां ये गांव से शुरू होता है और मार्केट तक पहुंचता है। तो इसमें सबसे प्राइमरी लेवल पर आता है VDCS यानी विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस लेवल पर हर गांव में एक डेयरी सोसाइटी होती है जहां सुबह शाम किसान अपना दूध लाकर देते हैं। डेयरी सोसाइटी उनके दूध को फैट कंटेंट के हिसाब से मेजर करती है और उसी हिसाब से किसानों को उसी वक्त उनका पैसा मिल जाता है। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर आता है DMU यानी डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन। अब एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव की सोसाइटीज होती है वो मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट यूनियन बनाती है। यूनियन के पास दूध कलेक्ट करने, चिल करने और प्रोसेस करने के प्लांट्स होते हैं। यहीं से दूध बटर, चीज, पनीर, आइसक्रीम और मिल्क पाउडर में प्रोसेस होता है। हर डिस्ट्रिक्ट यूनियन की अपनी एक इलेक्टेड बोर्ड होती है जिसमें फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उसके बाद टर्शियरी लेवल पर आता है स्टेट फेडरेशन, जिसमें सारी डिस्ट्रिक्ट यूनियन एक स्टेट फेडरेशन बनाती है। जैसे गुजरात में इसका नाम है GCMMF यानी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। आज भी गुजरात की स्टेट फेडरेशन ही ग्लोबली अमूल की पूरी मार्केटिंग और ब्रांडिंग संभालती है। इस बिजनेस मॉडल में फार्मर्स को 4 बड़े फायदे मिलते हैं। नंबर 1, ओनरशिप मॉडल। इसमें हर किसान अपने विलेज सोसाइटी का शेयर होल्डर है और इनडायरेक्टली वो डिस्ट्रिक्ट यूनियन और फेडरेशन का भी मालिक होता है। नंबर 2, प्रॉफिट शेयरिंग। तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो किसानों के बीच डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है। नंबर 3, डायरेक्ट इनकम। अब क्योंकि मिडिलमैन खत्म हो गया है तो इसमें किसानों को मिल्क फैट के बेसिस पर डायरेक्ट पैसा मिलता है। नंबर 4, एम्पावरमेंट। यहाँ इवन छोटे और मार्जिनल फार्मर को भी मार्केट एक्सेस मिलता है, जो कि नॉर्मली बड़ी कंपनीज के साथ पॉसिबल नहीं होता है। अब साल 1955 तक कोऑपरेटिव काम तो कर रहा था, फार्मर्स दूध भी सप्लाई कर रहे थे और प्रोसेसिंग भी हो रही थी, लेकिन मार्केट में उनका कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं था। क्योंकि ब्रांड बनाना सिर्फ नाम देने से नहीं होता है, नाम के पीछे कोई स्टोरी और इमोशन होना चाहिए।
और अमूल की इसी कमी को पूरा किया एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल सिल्वेस्टर द कुन्हा ने। उन्होंने सोचा कि क्यों ना पॉल्सन डेयरी से कम्पीट करने के लिए पॉल्सन गर्ल से ही मिलता जुलता कुछ बनाया जाए जो हर इंडियन से रिलेट कर सके। और ऐसे ही जन्मी वो नॉटी सी पोल्का डॉट फ्रॉक वाली ब्लू हेयर बैंड लगाई हुई छोटी सी लड़की जिसे आज हम अमूल गर्ल के नाम से जानते हैं। और उसी अमूल गर्ल ने टैगलाइन दिया अटली बटली डिलीशियस। Now in a gorgeous new pack. Utterly, butterly delicious. Amul. अब शुरुआत में तो लोगों को लगा कि ये भी बाकियों की ही तरह एक सिंपल बटर ऐड है, लेकिन धीरे धीरे ये छोटी सी लड़की इंडिया की अपनी कमेंट्री क्वीन बन गई। अब चाहे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, बॉलीवुड की नई ब्लॉकबस्टर रिलीज हो या फिर पॉलिटिक्स का गर्मा गर्म ड्रामा, अमूल गर्ल हर इवेंट पर अपना पोस्टर ले ही आती। और इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है आपको क्या है? अमूल अपनी सेल्स का सिर्फ 1% ही एडवर्टाइजिंग पे खर्च करता है। और ये एड कैंपेन लगभग 55 सालों से भी ज्यादा से चला आ रहा है। जहां बाकी FMCG जायंट्स एडवर्टाइजिंग पर हजारों करोड़ खर्च करते हैं, वही अमूल हमें सिखाती है कि ब्रांडिंग का असली फॉर्मूला क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी है, ना कि कोई बड़ा बजट। और आज अमूल एक ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट ही नहीं बेचता, बल्कि इंडिया के हर खुशी, हर सेलिब्रेशन, हर स्ट्रगल का हिस्सा बनता है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मार्च 2020 जब लॉकडाउन लगा तो दुनिया भर के बिजनेस को इसका बहुत बड़ा झटका लगा। और इस लॉकडाउन का इफेक्ट डेयरी इंडस्ट्री पर भी देखने को मिला। इंडिया के मिल्क प्रोड्यूसर्स को हर दिन लगभग 112 करोड़ का लॉस हो रहा था। इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और केटरर्स से आती थी, वो भी 20% से गिर गई। और अमूल की सेल्स भी लगभग 10 से 12% से नीचे आ गई। आइसक्रीम और फ्रोजन फूड का बिजनेस ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ट्रक्स रोड्स पर फंस गए, लेबर कम हो गई और कैटल फीड की शॉर्टेज ने किसानों को परेशान कर दिया। लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम के बीच अमूल एक डिफेंडिंग चैंपियन बनकर निकला। जब बाकी डेयरी कंपनीज अपना शॉप्स बंद कर रही थी, तो अमूल ने न सिर्फ अपने लॉस मिनिमाइज किए, बल्कि लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 39,200 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक साल में अमूल ने 33 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, रोजाना 35 लाख लीटर से भी ज्यादा मिल्क प्रोक्योर किया और फार्मर्स को 800 करोड़ एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर RS सोडी सर को। उनकी लीडरशिप में अमूल ने पैंडेमिक के दौरान अपना रेवेन्यू 698 करोड़ से बढ़ाया। इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करने के लिए सोडी सर ने 3 बड़े स्टेप्स लिए, जो न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि फार्मर्स, लेबर्स और ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जब कंपटीटर्स प्रोडक्शन कट कर रहे थे और डिमांड के गिरने का वेट कर रहे थे, वही सोडी सर ये समझ गए कि आज भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इंडियन हाउस होल्ड के लिए प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से होटल्स और रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, तो लोग घर पर ही कुकिंग कर रहे थे। इसके अलावा कोविड की वजह से लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे थे और लूज मिल्क से पैकेज्ड मिल्क की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, जिससे पैकेज्ड मिल्क की डिमांड और ज्यादा बढ़ रही थी। और अमूल ने इसी डिमांड का फायदा उठाया। जहाँ दूसरे ब्रांड्स आउट ऑफ स्टॉक होने लगे, वहीं अमूल अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करने लगा। स्टेप नंबर 2, डिजिटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अमूल ने क्राइसिस के वक्त अपने IBM के साथ पार्टनरशिप और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। जैसे स्विगी और जोमेटो हमें रियल टाइम में बताता है कि हमारा ऑर्डर कहां तक आया है, वैसे ही अमूल का सिस्टम बताता था कि कौन सा प्लांट चल रहा है, कौन सा ट्रक खाली है और कौन से रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है। अमूल की इस ट्रैकिंग सिस्टम ने पूरे सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज कर दिया। खाली आइसक्रीम ट्रक्स को मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन में डाइवर्ट किया गया, प्लांट्स अपने 115% कैपेसिटी पे चलने लगे और हर लीटर दूध एफिशिएंटली यूटिलाइज होने लगा। स्टेप नंबर 3, सपोर्ट फॉर फार्मर्स एंड एम्प्लॉयज। जहां बाकी कंपनीज एम्प्लॉयज को निकाल रही थी, वहीं अमूल ने उनके मोरल को हाई रखा। वर्कर्स को कैश इंसेंटिव्स दिया गया, खाना और एकोमोडेशन भी अरेंज किया गया और फैक्ट्रीज में ही एक सिक्योर सैनिटरी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। इसके अलावा अमूल ने फार्मर्स के लिए कैटल फीड का भी इंतजाम किया। क्राइसिस के दौरान भी अमूल ने इंश्योर किया कि फार्मर्स और एम्प्लॉयज दोनों सिक्योर रहें। और एक बार फिर अमूल ने प्रूव किया कि अगर लीडर विजनरी हो और फोकस लोगों पे हो, तो कोई भी चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और अब देखते हैं वो 3 बिजनेस लेसन्स जो हमें और आपको अमूल की इस बिजनेस के स्टडी से जरूर सीखनी चाहिए। लेसन नंबर 1, स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट। जब आप अपने फार्मर्स और एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी देते हैं, तो वो भी अपना 100% देते हैं और आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं। लेसन नंबर 2, इनोवेशन ऑन अ बजट।
वैसे अमूल की शुरुआत तो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज से ही हुई थी, लेकिन अमूल ने प्रूव किया कि इनोवेशन के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, ना कि किसी बड़े बजट की। अब चाहे वो बुफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाना हो या फिर लॉकडाउन में आइसक्रीम ट्रक्स को मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन में डाइवर्ट करना। लेसन नंबर 3, ब्रांड बिल्डिंग थ्रू कंसिस्टेंसी। अब चाहे अमूल गर्ल का एड कैंपेन हो या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी, दोनों ही चीजों में अमूल शुरुआत से ही कंसिस्टेंट रहा है और इसीलिए आज अमूल हर इंडियन घर का चॉइस बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी अमूल की पूरी डिटेल केस स्टडी। आई होप कि आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी। अब आगे आप कौन से बिजनेस केस स्टडी देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।